प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो मैं पहुंच गया सांख्यिकी, यानी कि आपका जो अध्याय है 13 में पहुंच चुका हूं। सांख्यिकी के बारे में आपने पिछली कक्षा में सांख्यिकी की परिभाषा, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करी होगी। आइए क्लास 10th के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से सांख्यिकी में हम सबसे पहले बात करते हैं, एक शब्द पर विचार करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति। इंग्लिश में कहते हैं सेंटर टेंडेंसी। बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब तक किसी चैप्टर की बात की फीलिंग हमारे अंदर ना आए, वो है क्या, उसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तब तक उस चैप्टर में मेरे हिसाब से मजा नहीं आता। बात क्लियर होनी चाहिए। आपके कक्षा 10वीं में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो माप माने नापना। अब केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, इस पर पहले हम बात करें, इसको समझे। वैसे केंद्रीय सेंटर से रिलेटेड है, सेंटर बीज को कहें। प्रवृत्ति माने आदत भी होती है, प्रवृत्ति माने विशेषता भी होती है, ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्र की प्रवृत्ति क्या है, विशेषता क्या है। अब केंद्र, किसके केंद्र की, केंद्र माने बीच में, किसके बीच की, किसके केंद्र की। तो सांख्यिकी में हम आंकड़ों की बात करते हैं, संख्याओं के आंकड़ों की बात करते हैं। तो यहाँ आंकड़ों में केंद्रीय प्रवृत्ति हमें समझना, ठीक है। और केंद्रीय प्रवृत्ति की परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है, अर्थ लिखा है, किसी आंकड़ों के समूह में वह मान जो पूरे समूह का प्रतिनिधि होता है या जिसके आसपास अधिकांश आंकड़े केंद्रित होते हैं, उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे उस बात की ओर आप, तो केंद्रीय, केंद्र माने सेंटर, सेंटर माने बीच का। अब केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, इसको उदाहरण से समझें, ठीक है। सरल शब्दों में मैंने लिखा है, कह सकते हैं बहुत सारे आंकड़ों में से ऐसा एक मान जो औसत स्थिति बताता है, यही केंद्रीय प्रवृत्ति है। दिए गए आंकड़ों के लिए वह संख्या जिसके आसपास अन्य संख्याएं हो, अन्य आंकड़े हो, या कि जो सभी का प्रतिनिधि हो, सभी के बारे में कुछ ना कुछ बताता हो, यहां समझिएगा, या जो सबके बीच में, सेंटर में हो, जैसे उदाहरण से समझिएगा, ठीक है। लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 से 12 तक लिखा है। अब ये आंकड़े दिए हैं, ठीक है, ये किसी के आंकड़े दिए हैं। ऐसा आप कह सकते हैं कि मान लो यहाँ पर 6 बच्चे हैं, 3 ये बच्चे हैं और 3 ये बच्चे हैं। एक बच्चा 10 में 2 पाता है, एक 4 पाता है, एक 6 पाता है, एक 8 पाता है, एक 10 पाता है, ठीक है। अब यहां कहने का मतलब ये मेरा हो गया कि एक बच्चा 10 में से, 10 नंबर में से, यहाँ कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं, और गणित का टेस्ट लिया गया और 10 का पूर्णांक, तो 10 में एक 2 पाता है, एक 4 पाता है, एक 6 पाता है, एक 8 पाता है और 2 ठे 10 पाते, राइट। तो मेरे भाई, अब इसमें बीच का मान है। अगर कोई पूछे कि इसमें औसत रूप से हर बच्चे कितना मार्क्स पाए, तो अब मेरे भाई इसकी बीच की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसकी बीच की संख्या क्या होगी, 2 से 10 के बीच है, तो इसकी संख्या बीच की होगी 6। ये 6 बीच की संख्या है। ये चीज जो बताए, ये विधि, जिस विधि से इसका पता चले, काहे का, केंद्रीय प्रवृत्ति का, जिस विधि से पता चले, वही विधियां हम
इस क्लास 10th में सांख्यिकी में पढ़ने वाले हैं। कैसे? वो 3 विधियां, केंद्रीय प्रवृत्त मापने की 3 विधियां, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? दिए गए आंकड़ों में सेंटर में कौन है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति है। किसकी? आंकड़ों की, कि उसके सेंटर में कौन है। तो यहां सेंटर में हम कह सकते हैं 10 है, क्योंकि 10 से 4 भी कुछ दूर है, 10 से 2 भी, 6 से 4 दूर है, 6 से 2 दूर है, 6 से 8 भी दूर है, 6 से 10 भी दूर है। तो ये 6 इसका केंद्रीय प्रवृत्ति, इन आंकड़ों की जो केंद्रीय प्रवृत्ति है वो 6 है। ये 6 हम कैसे जाने? यहाँ तो सीधा सा है कि इससे इतना दूर है, लेकिन ये केंद्रीय प्रवृत्ति नापने की 3 विधियां इस क्लास 10th में हम पढ़ेंगे। पहला माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक। माध्य क्या है? मीन इंग्लिश में, माध्यिका मीडियन इंग्लिश में, बहुलक मोड इंग्लिश में। तो ये मीन, मीडियम, मोड क्या है मैं ये आपको बताना चाहता हूं। तो ये विधियां हैं, काहे की विधियां हैं? केंद्रीय दिए गए आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने की विधियां। ठीक है, कौन? माध्य, माध्यिका, बहुलक। अब मैं थोड़ा इनका परिचय दूंगा। माध्य क्या है? ठीक है, माध्य क्या है? सीधा सा मतलब है कि मान लो 10 बच्चे, ठीक, 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे, ठीक। उन 10 बच्चों के किसी विषय गणित में जो मार्क्स हैं, तो कितना है? अब पूर्णांक हम 10 का मान रहे हैं, ठीक है। 10 बच्चे हैं, गणित की टेस्ट कॉपी जो टेस्ट लिया गया उसमें 10 का पूर्णांक है। तो एक बच्चा 6 पाता है, एक बच्चा 4 पाता है, एक बच्चा 5 पाता है, एक बच्चा 7 पाता है, एक बच्चा 8 पाता है, कोई 9 पाता है, कोई 10 पाता है, कोई फिर 5 पाता है, कोई फिर 6 पाता है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई और कम पाता है, कोई 3 भी पा सकता है। ठीक है, एक बच्चा 10 में 6, एक 10 में 4, एक 10 में 5, एक 10 में 7, एक 10 में 8, इस तरह बच्चे नंबर पा रहे हैं। तो अब इनका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करनी है, माने सेंटर में कौन है, ठीक है, बीच में कौन है, बीच का मान क्या है, ये जानने के लिए माध्य तरीके से हम सबको जोड़कर जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दें। तो सबको हम जोड़ लें सीधा, 6 4 10 5 15। तो माध्य क्या है? माध्य निकालने का एक तरीका है, अभी मैं ऊपरी ऊपरी बता रहा हूं। तो माध्य निकालने का एक तरीका है, जितने आंकड़े दिए गए हैं सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्य बराबर एक क्या होता है? माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये समझाने के लिए भी हम क्वेश्चन में नहीं, आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों का योग करेंगे तो 6 4 10 5 15 5 20 2 22 8 30 10 40 10 50 4 54 6 60 3 63 63 बटे 10। ठीक है, अब 63 को 10 से हम भाग देंगे तो 6.3। ये क्या है? 6.3 इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति है। ठीक है, 6.3 के ही आसपास सभी के मान हैं, 4 6 5, ये सब 6.3 के आसपास हैं। या कि ये कहें कि 6.3 एक ऐसा मान है जो औसत स्थिति बताता है। लगभग अगर कोई पूछे कि कोई
स्कूल में आया चेक करने, स्कूल में उसने कहा कि गणित की टेस्ट की कॉपी दिखाए। कोई अधिकारी आया और वो टीचर से पूछा कि आपने जब टेस्ट लिया, आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, गणित में 10 नंबर का पूर्णांक है, तो आपने टेस्ट लिया तो औसतन बच्चों का नंबर क्या रहा? तो टीचर बता सकता है कि सर लगभग 6.3 या कि 6 नंबर सभी बच्चों ने प्राप्त किया है। तो यहाँ किसी ने 4 प्राप्त किया है, किसी ने 3 भी प्राप्त किया है, लेकिन औसतन 6.3। ये माध्य ज्ञात करने का तरीका, ठीक है। और इसिन को अगर माध्यिका से हम ज्ञात करना चाहते हैं, इसी बात को अगर हम माध्यिका से, ये तीनों विधियां हैं, इनका तीनों विधियां काहे की हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की विधियां, और तीनों का मान लगभग बराबर ही होगा, एक्यूरेट बराबर नहीं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा। अगर माध्यिका के विधि से निकाले तो इसके 2 तरीके हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा। संख्या हम देख लेते हैं। अगर 10, पहले तो माध्यिका विधि से केंद्रीय प्रवृत्ति नापने की एक विधि है कि सभी संख्या दिए गए आंकड़ों को हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। जैसे माध्यिका आपको समझा रहा हूं कि माध्यिका क्या है, ऊपरी तरह से, ठीक है। माध्यिका बराबर, तो इनको हम क्रम से लिख लेंगे। सबसे छोटी संख्या 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 5 कितने बार है? 5 2 बार है। फिर 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 6 2 बार है, ठीक। फिर क्या है? 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़ते क्रम में ये है, ठीक। तो बढ़ते क्रम में 4 इधर 4 इधर, 2 ठे बीच में आते हैं। माने जब हम माध्यिका ज्ञात करें, माध्यिका विधि से केंद्रीय प्रवृत्ति हम ज्ञात करें, तो क्या करें? दिए हुए आंकड़े को हम क्रमशः लिख देते, ठीक है। लेकिन अगर सम संख्या है, चूंकि यहां सम संख्या 10 है, ठीक है, तो 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, तो इसका बीच का सम संख्या, जैसे सम संख्या 4 है, 1 2 3 4, ये संख्या कितनी है? 4 है, तो इनके मध्य में ये 2 आएगा, ठीक है। मध्य में क्या आएगा? ये दोनों आएगा। तो 10 अगर विषम संख्या होती तो उसका बीच का सीधे आ जाता, लेकिन चूंकि सम संख्या है तो इसके लिए क्या करेंगे? सम संख्या के लिए हम 10 को 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 पंचे 10 हो गया। तो 1 2 3 4 5, अब इधर 6 भी है, तो लगभग हम कह सकते हैं कि माध्यिका हम कैसे ज्ञात करें? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें और फिर उसके बीच के मान को ले लें, ठीक है। इसके ज्ञात करने की फिर विधियां विस्तृत आगे बात करेंगे, अभी मैं ऊपरी तौर पर बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुलक भी एक विधि है। बहुलक क्या विधि है? बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति मापने की विधि है। तो बहुलक में हम क्या करते हैं? बहुलक में हम देखते हैं कि आंकड़े जो अधिक बार आए, जैसे यहाँ 5 2 बार आया था, 6 2 बार आया था, ठीक है। तो आंकड़े दिए रहते हैं तो उसमें कोई ना कोई आंकड़ा 2 से अधिक बार आता है, तो सबसे बार जो आंकड़ा आता है उसी को हम मान लेते हैं कि ये बहुलक है, वही उस केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या होगा? माप होगा, ठीक है। तो ये माध्यिका यहाँ पूरी तरह से मैं आपको बता दूं, यहाँ मेरे बताने का मतलब ये है कि हम जो 10वीं में पढ़ेंगे वो केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे, और वो केंद्रीय प्रवृत्ति
मापने की जो 3 विधियां हैं, वो पहली विधि है माध्य, दूसरी है माध्यिका, तीसरी है बहुलक। ये विधियां ऊपरी तौर पर हमने समझाया कि इस तरह से नापते हैं, लेकिन अब हम जब आपके प्रश्नावली में जाएंगे तो वहां प्रॉपर इसके सूत्र हैं, प्रॉपर इसके तरीके, ठीक है। लेकिन माध्य को अगर समझा जाए तो ये औसत मान है, माध्यिका को समझा जाए तो ये बीच का मान है, और बहुलक को समझा जाए तो जो आंकड़ा सबसे अधिक बार होता है उसको हम बहुलक मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से माध्य, माध्यिका और बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के 3 तरीके हैं, 3 विधियां हैं। प्लीज इसको आप नोट करिएगा, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम पहुंच चुके हैं कहाँ? सांख्यिकी में और केंद्रीय प्रवृत्ति के मापने की विधियों में। ओके, इसको आप नोट करिएगा। आइए चलते हैं, आपको माध्य समझाते हैं। माध्य हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो माध्य ज्ञात करने की 3 विधि है, जिसमें पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। माध्य ज्ञात करने की पहली विधि क्या? प्रत्यक्ष विधि। तो पहली विधि की बात कर लेते हैं, प्रत्यक्ष विधि, फिर कल्पित माध्य विधि, ठीक है। तो पहले हम प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं। प्रत्यक्ष विधि क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 1 हम आपको समझाते हैं। माध्य ज्ञात करने का बड़ा सिंपल तरीका है, ये आपको आना ही चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? तो यहां दिया है पौधों की संख्या। प्रश्न क्रमांक 13 आपको समझा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक क्या? 13 हल, ठीक है। तो यहां भाई दिया है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पौधों की संख्या है, और इसको हम मान लेते हैं, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसको हम मान लेते हैं क्या? वर्ग। तो इसको हम x मान लेते हैं, x, ठीक है। तो कितना है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ठीक है। और इधर घरों की संख्या दी गई। तो घरों की संख्या ऐसा लिख लेंगे, और इधर हम क्या कर देंगे? लिख देंगे f, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर इस तरह कर लें तो 0 से 2, माने 0 से 2 घरों की संख्या, तो माने एक घर में 2 पेड़। फिर 2 से 4, 2 से अधिक 4 तक पेड़ कितने घरों में है? तो ये देखिए 2 घरों में, ठीक है। इसके बाद फिर घरों की 4 से 6 पेड़, 4 से अधिक 6 तक कितने घरों में 4 से अधिक और 6 तक पेड़ है?
तो यहाँ लिखा है फिर 1। अब फिर 6 से 8, तो 6 से 8 है 5, और फिर 8 से 10 है, 8 से 10 कितना है 6, और फिर 10 से 12 है 2, और फिर 12 से 14 है 3। ठीक है, 20 घर हैं कुल, अगर इसको जोड़े तो 20 घर होंगे। 2 1 3 1 4 5 9 6 15 5 20, घरों की संख्या कुल कितनी है 20 है। अब जब हम प्रत्यक्ष विधि से, ये प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि काहे के लिए, ये प्रत्यक्ष विधि है माध्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। तो ये वर्ग अंतराल इसको बोला जाता है, इसको x से डिनोट करते हैं, और ये बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम f से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम x डैश फाइंड कर लेंगे, इसको हम कहेंगे मध्य बिंदु। काहे का मध्य बिंदु भाई, मध्य बिंदु हम ज्ञात कर रहे हैं वर्ग अंतराल का, a0 से 2 से 4, 4 से 6, तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये निचली सीमा है, ये ऊपरी सीमा है ना। तो इन दोनों को जोड़कर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो 2 जीरो जोड़े तो 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आया। माने इन वर्ग अंतराल के हम मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे हैं। तो मध्य बिंदु हम कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों इन आंकड़ों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो 4 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करें तो आया 3, अब 6 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करें तो आया 5। अब यहाँ देख ले 1 2 3 2 5, इसके सामने 7, इसके सामने 5 2 7 2 9, और इसके सामने 9 2 11, और इसके सामने 11 2 13। ये करने का तरीका, क्योंकि ये वर्गीकृत आंकड़े, देखो 6 8 14, 14 को 2 से डिवाइड करें 7, 10 8 18, 18 को 2 से डिवाइड करें 9, 12 10 22, 22 को 2 से डिवाइड करें 11। तो इसलिए 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, ये हमको समझ में आ जाता है, तो हम लिख लेते हैं। अब एक हम यहाँ और सारणी बना लेंगे, इसको हम लिखेंगे fx। ठीक है, यानी f और x का fx डैश, x वर्ग अंतराल इसको माने थे, तो अब f और x डैश का मल्टीप्लाई। ठीक है, आपकी किताब में ये भी दिया होगा, हम x इसको मान लें। ठीक है, तो एक ही बात है। ठीक, इसको x i मान लें, इसको एफ आई मान लें, इसको कैपिटल एक्स मान लें। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई लिखें, चाहे एफ एक्स लिख दे, उससे कोई, आई का मतलब होता है इंडेक्स, सूचक, सूचना देना, क्रमशः संख्याओं का सूचना देना, है ना। तो अब ये एफ आई एक्स आई हम याद कर रहे हैं, यानी इसका इसमें गुणा, तो 1 1 नम 1 हो गया, 2 3 6 हो गया, 1 5 5 हो गया, 5 7 35 हो गया, 6 9 54 हो गया, और 11 दूना 22 हो गया, और 13 3 39 हो गया। ठीक है, अब एफ का कैलकुलेशन को हम सिग्मा एफ आई बोलेंगे। ये कुल संख्या है 20, इसको जोड़ेंगे तो 20 होगा, और फिर यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब है योग,
ठीक है, तो इसको योग कर लेंगे तो 9 2 11 4 15 5 20 5 25 5 30 2 32 हासिल के 3 3 3 6 5 11 11 5 16 162 आया। अब माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं तो x बार इजकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ इजकल टू, ये प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला, इजकल टू क्या हो गया, सिग्मा एफ आई 162/20। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 20 अट्ठे 160, ठीक, दशमलव लगाए 20 एकन्नम 20। ठीक है, इस तरह से 8.1 ये आपका आ गया उत्तर। काय का उत्तर आ गया, यहाँ पर जो दिया गया था क्या, घरों की संख्या दी गई थी, घरों की संख्या ये दी गई थी और पौधों की संख्या ये दी गई थी। कहने का मतलब सभी घरों में जो पौधों की संख्या है वो 8.1 लगभग 8। ठीक है, सभी घरों में पौधों की संख्या लगभग 8 है, चूंकि 6 से 8 पौधे ये वाला ये मध्यमान हो गया, तो ये 2 से 14 के बीच में 8.1 ये क्या आ गया, ये आ गया आपका माध्य। ठीक है, तो फाइनली ये कहें कि ये माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि है, मैंने पहली विधि बताई। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्ग अंतराल, इसको कहते हैं हम बारंबारता और इसको हम कहते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु हमने कैसे ज्ञात किया, वर्ग अंतराल के निचले और ऊपरी वाले आंकड़े को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मान हमको प्राप्त होता है। फिर एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई का एक्स आई में गुणा, तो इसका इसमें गुणा करें ये आया 2 3 6 ये आया। फाइनली सिग्मा एफ आई का मतलब बारंबारता का योग, तो कुल 20 दिया है। फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई इसका योग 162 आया। इस तरह से माध्य को x बार से डिनोट करते हैं तो माध्य x बार इजकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई इजकल टू ये 162/20, तो 8.1 उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आज बस इतना ही। मैं आपको बता दूं सांख्यिकी में मैं चल रहा हूं, ये 13 अध्याय है, मुश्किल से 2 4 6 वीडियो में मैं सांख्यिकी आपको समझा दूंगा। इसके बाद हम चलेंगे, आपको पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके कुछ प्रश्न समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही। अगर आपको ये समझ में आता है, मैंने आज बात करी मुख्य रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, अगर वो बात आपके समझ में आई है तो प्लीज अन्य बच्चों को भी आप मेरे इन वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज बस इतना भी, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।